गेट इकोनॉमिक्स में जिसने पीवाईक्यू को इग्नोर किया उसको गेट इग्नोर कर देता है। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन फॉर गेट इकोनॉमिक्स 2026 डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। बच्चों आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड while कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जाता है। पहला ऑप्शन है ट्रांसफर पेमेंट, नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स, नहीं। मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, यस। यानी इनकम मेथड द्वारा नेशनल इनकम में मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड शामिल किया जाता है। तो आंसर आपका 3 है। चलिए बच्चों, अच्छा बच्चों एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि हमारा गेट इकोनॉमिक्स 2027 के लिए नया बैच लॉन्च हो चुका है। नाम है अर्थ अप्लाइड। इसमें मैं आप लोगों को दे रहा हूं पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। वीडियो क्वेश्चन डिस्कशन यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक वाइज उसका वीडियो क्वेश्चन डिस्कशन, यानी हम आपको वीडियो में क्वेश्चन का डिस्कस करके दे रहे हैं। हर ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो क्वेश्चन डिस्कशन, लाइव डाउट सेशन, पीडीएफ नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में, मॉक टेस्ट। तो बच्चों फिर देर किस बात की, यदि आप भी टारगेट कर रहे हैं गेट इकोनॉमिक्स 2027 तो आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा अर्थ अप्लाइड बैच। इसके लिए आप मुझे डायरेक्टली 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे बच्चों आप देखिए प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। निम्नलिखित में से मुद्रा का सबसे तरल रूप कौन सा है। फिक्स्ड डिपॉजिट, नहीं बच्चों। डिमांड डिपॉजिट, यस। ये जो यहां दिया गया है उसमें से सबसे ज्यादा लिक्विड है। सबसे ज्यादा लिक्विड का मतलब क्या है कि आप कितना जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास वैसे जमीन है वो भी आपके पास मनी है, आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट है वो भी आपके पास मनी है, लेकिन लिक्विडिटी का मतलब होता है या मोस्ट लिक्विड का मतलब होता है कि आप उसको कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास जमीन है उसको बेचने में समय लगेगा, फिक्स्ड डिपॉजिट है उसको तोड़ने में समय लगेगा, लेकिन डिमांड डिपॉजिट है तो अभी गए बैंक से निकाला कैश आपके हाथ में। तो यहां पे सबसे ज्यादा जो लिक्विड है दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में भी आपको समय लगता है, ठीक है बच्चों। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपको सेल करने में समय लगेगा। तो बच्चों इसका आंसर यहां पे दिया भी हुआ है, आंसर सही आंसर है 2, यानी डिमांड डिपॉजिट इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। तो बच्चों एक और बात मैं आपको बता दूं, यदि ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर ये क्वेश्चन मुझे पहले से पता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, सब के सब गेट इकोनॉमिक्स में आए हुए क्वेश्चन हैं या उनके बेसिस पे मेरे द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज ड्यू टू। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नहीं नहीं। इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, सॉरी डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, ये भी नहीं। एक्सेस एग्रीगेट डिमांड ओवर सप्लाई, यस। जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे एंड दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। एग्रीगेट डिमांड किसके किसके वजह से ज्यादा बढ़ता है बता सकते हैं आप लोग। आपके पास कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, गवर्नमेंट सॉरी एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इस तरीके से मतलब CIG, ये जो तीनों बढ़ेंगे तो आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन हो सकता है। क्लियर बच्चों,
इंक्रीज इन टैक्सेज नहीं, यदि टैक्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टैक्स इंक्रीज होगा तो आपका एग्रीगेट डिमांड घटेगा, और एग्रीगेट डिमांड घटने से इन्फ्लेशन घटता है। आपको पहले ये पता भी है बच्चों वैसे कि यदि आप इस तरीके से देखें, मान लेते हैं कि ये आपका एग्रीगेट डिमांड है बच्चों, एग्रीगेट डिमांड, और ये आपका एग्रीगेट सप्लाई, क्लासिकल मॉडल भी ले रहे हैं तब भी, तो इस केस में यदि आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है बच्चों, यदि हम क्लासिकल ले रहे हैं तो कीनीजियन में भी वही हाल है बच्चों, कीनीजियन में भी हम यदि उस तरीके से ले रहे हैं तब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कीनीजियन क्रॉस, दिस इज 45 डिग्री लाइन, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज व्हाट एग्रीगेट डिमांड, और यदि बढ़ेगा AD1, यदि बढ़ गया तब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। दोनों ही केसेस में, चाहे वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हो या फिर कीनीजियन इकोनॉमिस्ट हो, या क्लासिकल थॉट हो या थ्योरी हो या फिर कीनीजियन थ्योरी हो, दोनों में ही यदि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। और इन्फ्लेशन यहां पे एग्रीगेट डिमांड आप देख सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ने से एग्रीगेट सप्लाई बढ़ता है तो उससे नहीं होगा, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड उसके वजह से भी नहीं होगा। सो एक्सेस डिमांड, यदि डिमांड बढ़ता है तो इन्फ्लेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको देख सकते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण है? बता सकते हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कैश रिजर्व रेशियो। बता पाएंगे आप लोग? ये देखिए, बैंक रेट मॉनेटरी पॉलिसी का, ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी का। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये आपका फिस्कल पॉलिसी का टूल है। हमने कल भी एक वीडियो डाला था फिस्कल पॉलिसी, उसको भी आप देख सकते हैं जाकर के, उसमें भी मैंने डिस्कस किया है कि फिस्कल पॉलिसी के कौन कौन से टूल्स हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कैश रिजर्व रेशियो ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है बच्चों, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। यानी सी को, यानी थर्ड ऑप्शन को छोड़ करके A1, 2 एंड 4 ये तीनों के तीनों जो है मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, एंड थर्ड है वो फिस्कल पॉलिसी का टूल्स है। तो आंसर इज थर्ड। ठीक है बच्चों, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए कि आपको किस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है, किस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे बच्चों आप देख सकते हैं यहां पे। Which phase of the business cycle is characterized by falling output and rising unemployment? व्यापार चक्र के किस चरण में उत्पादन घटता है और बेरोजगारी बढ़ती है? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि रिकवरी में तो अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, आउटपुट बढ़ता है। रिसेशन में आउटपुट घटता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। यहां पे आंसर क्या होगा बच्चों? बूम में आउटपुट बढ़ता है बच्चों, उछाल, बूम में आउटपुट बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। रिकवरी, ये देखिए रिकवरी में भी वही हाल है, रिकवरी भी आपका आंसर नहीं है, रिकवरी में भी आउटपुट बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। डिप्रेशन, ये देखिए डिप्रेशन जो आपका आंसर है उसमें आउटपुट घटेगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है, प्रोस्पेरिटी इसमें भी आपका आउटपुट बढ़ता है। सो ये तीनों 1, 2 एंड 4 ये आपके आंसर नहीं है, आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे बच्चों, जल्दी से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। In classical theory, the equilibrium level of output is determined by, शास्त्रीय सिद्धांत में संतुलन उत्पादन स्तर किससे निर्धारित होता है? अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट करती है एंड एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल होता है, एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल होता है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार, एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल होता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अनुसार।
एग्रीगेट सप्लाई। यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार सप्लाई पे डिपेंड करता है, आउटपुट जो है यानी किस पे, इक्विलिब्रियम लेवल। ये देखिए इक्विलिब्रियम लेवल आपके उस पे डिपेंड, डिमांड एग्रीगेट डिमांड कुछ भी हो, एग्रीगेट डिमांड कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, एग्रीगेट डिमांड कुछ भी हो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट यहीं का यहीं रहेगा। यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार आउटपुट एग्रीगेट सप्लाई पे डिपेंड करता है, ना कि डिमांड पे। ठीक है बच्चों, तो एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है एग्रीगेट सप्लाई पे। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्लासिकल थ्योरी के अनुसार डिपेंड करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी क्नीजन थ्योरी के अनुसार डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे बच्चों। अकॉर्डिंग टू कीन्स कंजम्पशन प्राइमरली डिपेंड ऑन, कीन्स के अनुसार उपभोग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? ऑब्वियसली कंजम्पशन किस पर निर्भर करता है, C इज इक्वल्स टू C0 प्लस C1YD, है ना बच्चों। किस पे डिपेंड करता है, डिस्पोजेबल इनकम पे। तो कंजम्पशन जो है डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं करता है। थोड़ा बहुत तो अफेक्ट करता ही है, लेकिन प्राइमरली मुख्य रूप से ये डिस्पोजेबल पे डिपेंड करता है। तो आंसर आपका बी है। प्राइस लेवल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन प्राइमरली ये डिस्पोजेबल पे डिपेंड, मनी सप्लाई पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी सप्लाई पे भी, जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइसेस में चेंजेस आएंगे, आपके पास कैश बढ़ेगा तो उसे डिमांड बढ़ेगा, बट प्राइमरली मुख्य रूप से डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे बच्चों, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं 10 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं, जल्दी से आंसर करके बताइए। क्वेश्चन है, इन कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी डिमांड फॉर मनी फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव डिपेंड्स अपॉन, कीन्स की तरलता वरीयता सिद्धांत में सावधानी उद्देश्य हेतु मुद्रा मांग किस पर निर्भर करती है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब कीन्स के अनुसार मनी किस पे डिपेंड करता है, डिमांड फॉर मनी किस पे डिपेंड करता है, बता सकते हैं? इनकम, ये आपको याद है मैंने पढ़ा था, मनी डिमांड इज इक्वल्स टू KY माइनस HR, ये इनकम पे डिपेंड करता है, इनकम पे। डिमांड फॉर मनी डिपेंड करता है इनकम पे कीन्स के अनुसार। क्लियर है? यानी इनकम लेवल। ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है, बट मेनली इनकम लेवल पे डिपेंड करता है, प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है, फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके कैलकुलेट करके बताइए कि यदि MPC 0.8 है तो मल्टीप्लायर क्या होगा, बताइए प्लीज। यहां पे MPC 0.8 है तो मल्टीप्लायर क्या होगा, आपको पता है dy बाई DA इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC होता है, पता है ना बच्चों, दैट इज 1/1 माइनस 0.8 विच इज इक्वल्स टू 1/0.2, आ गया आपका 5, तो दैट इज मल्टीप्लायर यहां पे हो गया 5। यहां पे कोई आंसर है, नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना, तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, यानी आंसर इसका 5 होगा, 5 होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से इसका भी आप लोग आंसर करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। ये आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। इन हायरोडोमर मॉडल इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन, हायरोडोमर मॉडल में आर्थिक वृद्धि किस पर डिपेंड करती है, किस पे निर्भर करती है? पॉपुलेशन पे? बिल्कुल नहीं। कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड सेविंग रेट पे? इस पे भी यस, कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड द सेविंग रेट पे ये डिपेंड करता है। तो बच्चों आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।